नमस्कार मित्रों, टॉप 200 एमसीक्यूज पार्ट 2 सेशन सेंट्रल बैंकिंग में आपका स्वागत है। हम लोग पहला सेशन ऑलरेडी मैंने आपको 70 एमसीक्यूज करवाए थे। आगे के एमसीक्यूज को यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। आज हम लोग आगे के एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है कि बैंक जो एसडीएफ अवेल करती है, यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अवेल करती है, जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, किसके अगेंस्ट? यानी एसडीएफ फैसिलिटी जो बैंक अवेल करती है आरबीआई के द्वारा, जो आपको पता होगा कि आरबीआई ने क्या लाया था, एसडीएफ लाया था। ठीक है, अब इसको जो बैंक अवेल कर रही है वो किसके अगेंस्ट अवेल करती है? पहला ऑप्शन कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी हेल्ड बाय देम, ये गलत है। एसडीएफ में कोई कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्सेस रिजर्व हेल्ड बाय देम, यानी देम मतलब बैंक की बात हो रही है विद आरबीआई, तो एसडीएफ को भी रिजर्व के रूप में कोलेटरल के रूप में रिजर्व की रिक्वायरमेंट नहीं होती। थर्ड कर रहा है रिक्वायर रिजर्व हेल्ड बाय द बैंक विद आरबीआई, ये भी गलत है। एसडीएफ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एसडीएफ डू नॉट रिक्वायर रिजर्व एंड कोलेटरल, नो कोलेटरल इज रिक्वायर्ड। यस, दिस इज करेक्ट। याद रखिएगा, एसडीएफ को अवेल किया जाएगा बिना किसी कोलेटरल का। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इसलिए आपको कंफ्यूज किया जाता है ताकि आप इस तरह की गलती करें। कोई कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती बैंक को एसडीएफ अवेल करने के लिए। दूसरा सवाल है, आरबीआई जो इनिशियली आरबीआई ने एसडीएफ फैसिलिटी ऑफर किया था बैंक को, किस इंटरेस्ट रेट पे? 4%, 3.75%, 4.25%, 0.5% एबव द रेपो रेट। क्या लगता है? तो देखिए, सही जवाब है इसका हमारा 3.75%। ये हमारा इनिशियल इंटरेस्ट रेट था। अच्छा, एक और सवाल है कि 8 अप्रैल 2022 को आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सीलिंग बढ़ा दिया, जिसको हम एसटीएम में होल्ड करते हैं। एसटीएम क्या होता है? हेल्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है, तो एसटीएम के अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम लोग रख सकते थे, उसका सीलिंग को आरबीआई ने रेज कर दिया 8 अप्रैल 2022 को। वो कितना कर दिया? मतलब 31 मार्च 2023 तक 23% कर दिया, 31 मार्च 2023 तक 24% कर दिया, 31 मार्च 2024 तक 24% कर दिया, 31 मार्च 2024 तक 23% कर दिया। क्या लगता है सही है आपको? देखिए, इसका सही जवाब है हमारा 23% अप टू 31 मार्च 2013। 2023 तक इन्होंने 23% बढ़ा दिया, राइट? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए, अगला सवाल है कि आरबीआई ने टीएलटीआरओ लाया था। टीएलटीआरओ आप समझते हैं, राइट? तो बताइए टीएलटीआरओ क्या होता है? व्हाट इज दिस टीएलटीआरओ? तो टीएलटीआरओ 2.0 आरबीआई ने लाया था अब 17 अप्रैल 2020 को, ताकि लिक्विडिटी को चैनलाइज कर सके कौन से इंस्टीट्यूशन को, राइट? सो आरबीआई ने टीएलटीआरओ 2.0 लाया था अप्रैल 17 2020 को टू चैनलाइज लिक्विडिटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? स्मॉल एंड मिड साइज कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग एनबीएफसी एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो देखिए, टीएलटीआरओ का एम था इन सभी एंटिटीज पे, याद रखिएगा, स्मॉल कॉर्पोरेट, मिड साइज कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग एनबीएफसी एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। सेकंड कर रहा है हमारा कि दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है हमारा कि सेकंड ऑप्शन है हमारा कि एनबीएफसी वनली गलत है। टीएलटीआरओ 2.0 को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन के लिए लाया गया था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि स्मॉल एंड मीडियम साइज इंस्टीट्यूशन वनली, ये भी गलत है। टीएलटीआरओ 2.0 के अंदर स्मॉल, मिड साइज, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस सब के सब इंक्लूडेड थे। और लास्ट कर रहा है माइक्रो फाइनेंस, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला सवाल है कि द फॉलोइंग आइटम फॉर्म पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उसका कौन कौन सा पार्ट होता है? ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। लेट्स डिस्कस दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। सो ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट? तो ऑप्शन ए कर रहा है हमारा यहाँ पे देखिए गोल्ड एंड एफसी एंड एसडीआर वनली, तो ये गलत है। इसके अंदर आरटीपी एक्सक्लूड किया गया। आरटीपी होता है हमारा रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, ये भी होगा, ठीक है, इसको एक्सक्लूड किया गया है। बी कर रहा है एसडीआर एंड आरटीपी वनली, ये भी गलत है। यहाँ पे गोल्ड और एफसीए नहीं आया। देखिए, गोल्ड होगा हमारा, एफसीए होगा, हाँ ठीक है, उसके अलावा हमारा आरटीपी होगा और एसडीआर होगा। ये सब के सब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के पार्ट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला सवाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो नॉन नेट क्लेम होता है नॉन रेजिडेंट ऑन इंडिया इंक्रीज बाय $5.6 मिलियन ड्यूरिंग द क्वार्टर 21-22 टू $, इतना मिलियन। मतलब कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2022 के मार्च 2021-22 का जो क्वार्टर नंबर 4 था, ठीक है, उसमें जो हमारा नॉन क्लेम था नॉन रेजिडेंट ऑन इंडिया का, वो था $5.6 बिलियन, ठीक है, और जो कि बढ़ के मार्च 2022 में कितना हो गया? तो सही जवाब है इसका $359.8 बिलियन। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है, ये सही ऑप्शन है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा जो आईएमएफ का होल्डिंग है
उस कंट्री के करेंसी का और कंट्रीज IMF डेजिग्नेटेड कोटा का, उसको क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो हमारा डिफरेंस होता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो होता है कि IMF होल्डिंग ऑफ दैट कंट्री करेंसी, और एक होता है कंट्री IMF डेजिग्नेटेड कोटा। इसके बीच का डिफरेंस क्या होता है? ADR होता है हमारा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, तो हमारे IMF कोटा से ये रिलेटेड है नहीं। दूसरा ऑप्शन कर रहा है रिजर्व ट्रैंक ऑप्शन, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, RTP, ठीक है। RTP मैंने बताया था कि ये हमारा पार्ट होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, तो ये सही होगा कि बेसिकली हमारा जो IMF होल्डिंग है कंट्री करेंसी का और कंट्री का IMF डेजिग्नेटेड कोटा, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग RTP बोलते हैं, यानी रिजर्व ट्रैंक पोजीशन बोलते हैं। SDR होता है हमारा स्पेशल ड्रॉइंग राइट, ये एक तरह का इंटरनेशनल मॉनेटरी रिसोर्स होता है IMF में, ये गलत है, ये नहीं होगा यहाँ पे। और GDR भी नहीं होगा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट नहीं होगा। देखिए सवाल ये पूछा जा रहा है कि भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था मार्च 2022 में, वो किस लेवल को क्रॉस किया? तो उसने क्रॉस किया है 690 मिलियन डॉलर को। इट हैज क्रॉस 690 बिलियन डॉलर, राइट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे कि जो मनी मार्केट होता है वो एक्ट करता है इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म के रूप में, ताकि वो डिमांड को एवन आउट कर ले, डिमांड को और सप्लाई को एवन आउट कर ले, इनमें से किस तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट का? बहुत अच्छा सवाल है कि मनी मार्केट इज जनरली एक्सपेक्टेड टू एक्ट लाइक अ इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म टू एवन आउट डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट। पहला कह रहा है शॉर्ट टर्म फंड, तो शॉर्ट टर्म फंड सही है, मनी मार्केट प्राइमरीली शॉर्ट टर्म फंड से डील करता है जो कि इसका मैच्योरिटी 1 साल से कम हो। फिर दूसरा कह रहा है मीडियम टर्म फंड, मीडियम टर्म फंड गलत है, मीडियम टर्म फंड प्राइमरी फोकस नहीं होता है मनी मार्केट का। सी कह रहा है लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड भी गलत है, लॉन्ग टर्म फंड हैंडल किया जाता है कैपिटल मार्केट के द्वारा, मनी मार्केट इसे हैंडल नहीं करती। और मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड ये यहाँ भी मनी मार्केट का फोकस नहीं होता। तो सही जवाब क्या है इसका? शॉर्ट टर्म फंड हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है कि 1988 में एक इंस्टीट्यूशन को सेट किया गया था ताकि वो लिक्विडिटी इंपार्ट कर सके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को और गवर्नमेंट को हेल्प कर सके सेकेंडरी मार्केट को ऐसे इंस्टीट्यूशन में। क्या सवाल है? फिर से रिपीट करता हूं, कौन से इंस्टीट्यूशन को 1988 में सेट किया गया था ताकि वो लिक्विडिटी इंपार्ट करे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को और सेकेंडरी मार्केट के डेवलपमेंट को हेल्प करे? सेबी, DFHI, CCIL और NSE। सेबी गलत है, सेबी हमारा रेगुलेटर होता है सिक्योरिटी मार्केट के लिए भारत में, वो ना ही स्पेसिफिकली मनी मार्केट लिक्विडिटी के लिए नहीं होता है। DFHI की बात करें तो डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ये सही है। ध्यान रखिएगा ये DFHI को स्टैब्लिश किया गया था ताकि लिक्विडिटी को इन्हांस करें और सेकेंडरी मार्केट को डेवलप करें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के लिए। याद रखिएगा कि जो हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए सेकेंडरी मार्केट डेवलप करना और लिक्विडिटी को इन्हांस करना, ये DFHI का मेन पर्पस था। CCIL गलत है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेटलमेंट और क्लियरिंग को हैंडल करती है, मनी मार्केट लिक्विडिटी को हैंडल नहीं करती। NSE भी गलत है, NSE स्टॉक एक्सचेंज, आपको पता होगा। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है हमारा DFHI। DFHI क्या होता है? डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। इसको एस्टैब्लिश किया गया था लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए और सेकेंडरी मार्केट डेवलप करने के लिए, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के लिए। एक मेजर डेवलपमेंट था गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में 1992 में, वो क्या था? व्हाट वाज द मेजर डेवलपमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट इन 1992? द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्शन सिस्टम फॉर डेटेड सिक्योरिटी। देखिए ये हमारा डेवलपमेंट का पार्ट था, लेकिन कंप्लीट आंसर नहीं है, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन कर रहा है मूव टुवर्ड मार्केट रिलेटेड रेट ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब कि ये हमारा डेवलपमेंट का पार्ट होगा लेकिन कंप्लीट आंसर नहीं है, ये भी गलत है। थर्ड कर रहा है कि मूव टुवर्ड मार्केट रिलेटेड रेट एज वेल एज इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्शन सिस्टम, मतलब मार्केट रिलेटेड रेट की तरफ मूव करना और ऑक्शन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना। तो देखिए ये सही है, दोनों के दोनों डेवलपमेंट, मार्केट रिलेटेड रेट की तरफ मूव किया गया, ऑक्शन सिस्टम लाया गया, ये दोनों के दोनों जो है हमारे मेजर डेवलपमेंट थे गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में 1992 में। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, सी नंबर सही होगा। अगला सवाल है 1 मार्च 1992 में जो रूपी का पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी था उसको इंट्रोड्यूस किया गया डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, इसका नाम क्या था? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 मार्च 1992 को पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज को लाया गया इन द फॉर्म ऑफ डुअल एक्सचेंज सिस्टम। इसको किस नाम से जाना जाता है? लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म मैनेजमेंट सिस्टम, LERMS, बिल्कुल सही बात है। LERMS के माध्यम से ही पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी आया और डुअल एक्सचेंज रेट आया, ठीक है। दूसरा कह रहा है हमारा एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये गलत है, ये जनरल टर्म होता है, ये हमारे 1992 पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है। तीसरा कह रहा है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये भी गलत है, ये सिस्टम पार्शियली कन्वर्टेबल था, फुल्ली फ्लोटिंग नहीं था। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये भी गलत है। तो सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है LERMS, लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। अगला सवाल है भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो किस लेवल में था अक्टूबर 2022 में? तो आपको पता होना चाहिए वो था हमारा 532.838 बिलियन $। ये हमारा अप्रोक्सीमेट लेवल था फॉरेक्स रिजर्व का अक्टूबर 2022 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है FBIL को कौन फॉर्म किया? FIMDA,
सॉरी फ्रेंड्स, फिम्डा गलत है। फिम्डा एलोन ने अकेले फिम्डा ने नहीं फॉर्म किया था, फिडई एंड आईबीए ये भी गलत है, आईबीए भी गलत है, फिम्डा और फिडई इन एसोसिएशन में आईबीआई ये सही है। फिम्डा और फिडई ने मिलकर आईबीए के साथ मिलकर जो है फैबीआई का फॉर्मेशन किया था। अगला सवाल है, आपको कुछ सेंट्रल बैंक का फंक्शनल रोल दिया गया है जो कि इसे की प्लेयर बनाता है क्राइसिस मैनेजमेंट में। ये कौन सा फंक्शन है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इन द फाइनेंशियल सिस्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी इन द इंटरबैंक मार्केट, ये सही है। बैंकर टू गवर्नमेंट ये नहीं होगा, बैंक लाइसेंसिंग अथॉरिटी ये नहीं होगा, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट ये भी नहीं होगा। अगला सवाल है कि हमारा जो यूरोपियन कमीशन के द्वारा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, रेगुलेशन और सुपरविजन के लिए, वो क्या है? ध्यान दीजिएगा, एक तरफ है हमारा रेगुलेशन और एक तरफ है हमारा सुपरविजन। ठीक है, तो एक तरफ क्या है? रेगुलेशन है और एक तरफ क्या है? हमारा सुपरविजन है। ठीक है, तो बेसिकली इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे रिजॉल्व करना है, उसके लिए यूरोपियन कमीशन ने एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर प्रपोज किया है। वो क्या है गवर्नेंस स्ट्रक्चर? तो देखते हैं जरा। ऑप्शन ए कर रहा है सेपरेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग बॉडी रिगार्डिंग रेगुलेशन एंड सुपरविजन। ये एलोन प्रपोज स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो है लेकिन एलोन नहीं है। इसके अलावा क्या कर रहा है? असाइनमेंट ऑफ डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्टिव टू रेगुलेशन एंड सुपरविजन, ये भी एलोन नहीं है। सी कर रहा है टू लोकेट बोथ द रेगुलेशन एंड सुपरविजन इन द सेंट्रल बैंक अंडर द कंडीशन ऑफ ए एंड बी। हाँ, ये सही है। तो ये प्रपोजल जो दिया गया ना, इसके अंदर कंबाइन किया गया रोल को, जब ये इंश्योर किया गया कि डिस्टिंक्ट डिसीजन मेकिंग और ऑब्जेक्टिव हो। ऑप्शन 4 कर रहा है टू लोकेट द सुपरवाइजरी फंक्शन इन अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन, ये भी नहीं है। अगला सवाल है कि जो आर्गुमेंट है इन द फेवर ऑफ कंबाइनिंग बोथ द रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी एजेंसी अंडर अ सिंगल इंस्टीट्यूशन नेमली सेंट्रल बैंक इज एज फॉलो। मैंने आपको बताया कि एक तो हमारा रेगुलेटरी बॉडी होता है और एक होता है हमारा सुपरवाइजरी। तो बेसिकली रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी एजेंसीज को कंबाइन करना एक सिंगल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो कि सेंट्रल बैंक है, उसके पीछे क्या आर्गुमेंट है? बिकॉज इट प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड स्कोप। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, ये हमें एडवांटेज प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ये पार्शली करेक्ट है। ये एक आर्गुमेंट है फेवर में। इट प्रोवाइड कंप्लीट कंपेटिटिव न्यूट्रलिटी, ये भी सही है। ऑप्शन ए एंड बी बोथ सही है, राइट। देखिए, दो आर्गुमेंट मैं आपको इसके फेवर में बताता हूँ कि हम रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी अथॉरिटी को, एजेंसी को कंबाइन करें। वो ये है कि हम इकोनॉमिक ऑफ स्केल और स्कोप को एडवांटेज लेंगे और कॉम्पिटिटिव न्यूट्रलिटी भी हमें ये प्रोवाइड करेगा, राइट। तो दीज टू आर आर्गुमेंट आर इन फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट। द इशू ऑफ फेलियर ऑफ बैंक वाज इन्वेस्टिगेटेड इन डिटेल बाय द फॉलोइंग। तो बैंक का जो फेलियर था वो कौन से कमीशन ने इन्वेस्टिगेट किया? पहला कर रहा है चैम्बरलियन कमीशन, गलत। दूसरा कर रहा है हिल्टन यंग कमीशन, गलत। तीसरा कर रहा है इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी 1931, ये सही है। तो ये कमेटी, इस कमेटी ने बैंकिंग फेलियर को इन्वेस्टिगेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा नेशनल बैंक एक्ट था 1864 का, यूएसए का, ये इनमें से कौन सा फेडरल एजेंसी को कौन सा पावर प्रोवाइड करता है बैंक को लाइसेंसिंग का? याद रखिए, यूएसए की बात हो रही है और एक्ट का नाम क्या है? नेशनल बैंक एक्ट ऑफ 1864। तो ये पूछा जा रहा है कि ये फेडरल एजेंसी को कौन सा पावर प्रोवाइड करता है? ऑफिस ऑफ द लाइसेंस बैंक, ठीक है, ऑफिस ऑफ द कॉम्प्ट्रोलर ऑफ करेंसी। तो ये करेक्ट है। देखिए, ये एजेंसी को एक पावर दिया गया कि वो बैंक को लाइसेंस करे अंडर नेशनल बैंक। तो ये कौन सा एजेंसी है? नाम है एजेंसी का ऑफिस ऑफ द कॉम्प्ट्रोलर ऑफ द करेंसी। फेडरल रिजर्व बैंक गलत है, फेडरल रिजर्व बैंक को लाइसेंसिंग के में इन्वॉल्व नहीं थे। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ स्टेट, ये भी गलत है। और फिर लास्ट कर रहा है फेडरल ओपन मार्केट ऑपरेशन कमेटी, ये भी गलत है। तो ये भी कमेटी जो है हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं है। अगला सवाल है कि जो रिजर्व बैंक का जो सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसे इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे रिजर्व बैंक जो है कुछ पॉलिसी एक्शन ले पाती है। बहुत अच्छा सवाल है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। रिजर्व बैंक का सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजर्व बैंक को इस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिसके माध्यम से रिजर्व बैंक जो है कुछ पॉलिसी डिसीजन ले सकता है। अब कौन सा पॉलिसी डिसीजन है? रिजर्व मनी मैनेजमेंट, पार्शली करेक्ट है। ये एक एक्शन है जो कि बेनिफिट होता है सुपरवाइजरी इन्फॉर्मेशन से। मॉड्यूलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव, ये पार्टली करेक्ट है। ये दूसरा एक्शन है। तो यहाँ पे दोनों एक्शन होगा, एक तो रिजर्व मनी मैनेजमेंट में हेल्प करता है आरबीआई को, एक हमारा मॉनेटरी पॉलिसी मॉड्यूलेशन में हेल्प करता है। दोस्तों, ये जो कंटेंट आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये हमारा एमसीक्यू सीरीज, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर कैप्सूल कोर्स। कैप्सूल कोर्स के अंदर आपको इस 200 एमसीक्यूज के अलावा आपको यूनिट वाइज एमसीक्यूज पीडीएफ मिलते हैं, WTS मिलता है यानी व्हाट टू स्टडी मिलता है आपको। दैट्स इन एडिशन टू दैट यू गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉड्यूल वाइज क्विक रिवीजन पीडीएफ। यू कैन अवेल ऑल दिस थिंग इन आवर कैप्सूल कोर्स फॉर सेंट्रल बैंकिंग which is available, which can be you can avail by WhatsApp me on this number shown on the screen or in the description section also I have given the course link। चलिए आगे बात करते हैं कि इनमें से कौन सा एक्ट को पास किया गया। इसमें क्या हुआ कि जो करेंसी नोट के इशू को राइट जो था प्रेसिडेंसी बैंक के द्वारा, वो इवॉल्व किया गया और सेम फंक्शन जो है गवर्नमेंट को दे दिया गया। ठीक है, पहला कह रहा है आरबीआई 1934, ये गलत है।
फिर बी कर रहा है कि पेपर करेंसी एक्ट 1861, क्या लगता है, ये सही लगता है आपको? पेपर करेंसी एक्ट, ये सही है। तो ये जो पेपर करेंसी एक्ट 1861 का था, इसने क्या किया कि करेंसी नोट इशू करने का जो पावर था वो प्रेसिडेंसी बैंक से गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया। आपसे अगला सवाल पूछा जा रहा है कि जो हमारा पॉलिसी था सिस्टमेटिक पीरियोडिकल इंस्पेक्शन ऑफ ऑल बैंकिंग कंपनी, पहला अनाउंस कब किया गया? तो ये जो पॉलिसी था कि हम सिस्टमेटिकली पीरियोडिकल इंस्पेक्शन करेंगे सभी बैंकिंग कंपनी का, ये पहले किस साल अनाउंस किया गया? 49, 56, 91, 2005। देखिए 49 सही जवाब है। ये पॉलिसी पहली बार 49 में लाया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के इनैक्टमेंट के साथ, ठीक है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को पता होगा 1949 में आया था। अगला सवाल है कि जो TREDS होता है, ट्रेड रिसीवेबल एंड डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये लॉन्च किया गया RBI के द्वारा 2017 में। क्यों लॉन्च किया गया? टू फैसिलिटेट फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ MSME। बिल्कुल सही बात है, ट्रेड्स को लॉन्च ही किया गया था कि MSME को हेल्प करें कि उनका ट्रेड रिसीवेबल को फाइनेंस कर सके। टू सपोर्ट कॉर्पोरेट, बिल्कुल गलत। प्राइमरी फोकस MSME पे था। टू इनकरेज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये भी गलत है। टू इनकरेज ट्रांसपोर्टेशन, ये भी गलत है। 2020-21 में जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक थे, उन्होंने एक इंप्रूवमेंट को रिपोर्ट किया कुछ पैरामीटर में, नॉट विथस्टैंडिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैंडेमिक होने के बावजूद कुछ इंप्रूवमेंट नहीं। कहाँ एसेट क्वालिटी में, कैपिटल बफर में, नंबर ऑफ MSME अकाउंट में, प्रॉफिटेबिलिटी में। देखिए एसेट क्वालिटी पार्टली करेक्ट है, कैपिटल बफर पार्टली करेक्ट है। इसका सही जवाब है नंबर ऑफ MSME अकाउंट। नंबर ऑफ MSME अकाउंट जो है डायरेक्ट इंडिकेटर नहीं होता फाइनेंशियल हेल्थ का, जैसे कि अदर ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कैमल्स एक्रोनिम को कॉइन किया गया ताकि कुछ इंडिकेटर को रिप्रेजेंट करे। आप देखिए कैमल्स में आपका फुल फॉर्म पूछेगा, सी क्या होता है, ए क्या होता है, एम क्या होता है। कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट साउंडनेस, लायबिलिटी मैनेजमेंट। देखिए कैपिटल एडिक्वेसी पार्टली करेक्ट है, ये इंडिकेटर होता है। सी से कैपिटल एडिक्वेसी होता है, एसेट क्वालिटी भी होता है हमारा, ए से एसेट क्वालिटी होता है, मैनेजमेंट साउंडनेस भी होता है, एम होता है। लायबिलिटी मैनेजमेंट करेक्ट है। ये कोई पार्ट नहीं। आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा पार्ट नहीं है, राइट। देखिए ध्यान से क्वेश्चन, ऑड मैन आउट पता लगाना है, तो क्या लायबिलिटी मैनेजमेंट नहीं कुछ होता है। LCR को डिज़ाइन किया गया है ताकि बैंक जो है लिक्विडिटी प्रेशर को विथस्टैंड कर सके शॉर्ट टर्म में। इसमें बैंक को हाई HQLA मेंटेन करना होता है। HQLA क्या होता है? हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड मेंटेन करना होता है। ताकि कितने दिन तक नेट आउटगो को मेंटेन करना पड़ता है स्ट्रेस कंडीशन में? बहुत अच्छा सवाल है। तो सही जवाब इसका 30 दिन तक बैंक को HQLA मेंटेन करना है ताकि नेट आउटफ्लो का 30 डेज ऑफ नेट आउटफ्लो को कवर कर सके। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मार्च 2020 में बैंक को अलाउ किया गया कि वो फंड को अवेल कर सकता था मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत। वो SLR में डिप कर सकता था बाय एडिशनल परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी फॉर 3 मंथ। तो इसका सही जवाब क्या है? कितना डिप अलाउ किया गया था? बाय डिपिंग इनटू द SLR बाय अप टू। तो सही जवाब है एडिशनल 1%। अपने NDTL का 1% उसमें डिप कर सकते थे, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1%। ओके चलिए आगे बात करते हैं कि जो हमारा टास्क फोर्स था कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम में, इसके चेयरमैन कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम के टास्क फोर्स के चेयरमैन कौन थे? जगदीश कपूर? नहीं, हाँ बिल्कुल जगदीश कपूर सही है। जगदीश कपूर को अपॉइंट किया गया था चेयरमैन ऑफ द टास्क फोर्स। YV रेड्डी हमारे फॉर्मर गवर्नर थे RBI के। उनके बाद IG पटेल के बारे में बात करें तो इकोनॉमिस्ट थे और गवर्नर थे RBI के। और वेपा कामेसम, ये इनकरेक्ट है, ये इनका दूसरा कंट्रीब्यूशन है बैंकिंग सेक्टर में। बात करें हम लोग जी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन UCB के लिए, जो कि हमारा नेशनल कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये अप्रैल 18, 2020 को किस रूप में आया था? जिसको UO बोलते हैं, UCB का UO कहा जाता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ये जिसको बोला जाता है नेशनल कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये 18 अप्रैल 2020 को आया था। पहला कह रहा है गवर्नमेंट ऑन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, नॉन गवर्नमेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। इसका सही जवाब है कि ये आया था नॉन गवर्नमेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। ये नेशनल कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को डिफाइन करता है। देखिए वॉलंटरी अमेलगमेशन ऑफ UCB 23 मार्च 2021 को RBI ने मास्टर डायरेक्शन इशू किया ताकि UCB का वॉलंटरीली अमेलगमेशन हो सके अंडर द सेक्शन ऑफ 44A। कौन सा एक्ट के अंदर? बताइए कौन सा एक्ट था? इसका सही जवाब है सेक्शन 56 ऑफ द BR एक्ट एज अमेंडेड वाइड BR अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये सही है। तो 2020 में इसका अमेंडमेंट हुआ। देखिए BR एक्ट आया था 1949 में, लेकिन इसको अमेंड किया गया था 2020 में। अगला सवाल है कि जो हमारा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम होता है MSME के लिए, उसके अंदर जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन को एलिजिबल इंस्टीट्यूशन माना जाता है? सेलेक्टेड कैटेगरी ऑफ कोऑपरेटिव बैंक विद हाई लेवल ऑफ NPA, ऑल कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो इसका सही जवाब क्या है? MSME कोऑपरेटिव के अंदर कौन से इंस्टीट्यूशन को एलिजिबल इंस्टीट्यूशन माना जाता है? तो इसको सही जवाब है हमारा ऑल कोऑपरेटिव बैंक, राइट।
सो ये ध्यान रखना है हमें ऑल कोऑपरेटिव बैंक। एक सवाल है कि ओवर द ईयर द शेयर ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर फॉलो। बताइए जो मतलब सालों में पूछा जा रहा है आपको कि शेयर जो है वो बढ़ा है घटा है, किसका बढ़ा है किसका घटा है। देखिए आरआरबी का बढ़ा है, एससीबी का बढ़ा है, कोऑपरेटिव बैंक का बढ़ा है। तो देखिए इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ कि आरआरबी का बढ़ा लेकिन कोऑपरेटिव बैंक का शेयर घटा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आरआरबी का शेयर बढ़ा है और एससीबी का हमारा बढ़ा है लेकिन कोऑपरेटिव बैंक का घटा है, ये याद रखना है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा सिम्टम्स होता है जो कि इंडिकेटिव होता है क्राइसिस सिचुएशन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके सरफेसिंग को क्या बोलते हैं। ईडब्ल्यूएस बिल्कुल सही है। ईडब्ल्यूएस होता है हमारा अर्लिंग वार्निंग सिग्नल। ईडब्ल्यूएस इंडिकेटर होता है जो साइन करता है पोटेंशियल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस या क्राइसिस को, राइट। एक फ्रेमवर्क है जिसके माध्यम से हम लोग लिक्विडिटी को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं बैंक के द्वारा। ये कौन सी इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड किया था फ्रेमवर्क, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, बीआईएस या ओईसीडी। तो सही जवाब है इसका बीआईएस। बीआईएस यानी कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये गाइडलाइन प्रोवाइड करती है लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। कौन से बैंक जो है लिमिट सेट करती है लिक्विड एसेट पे एज अ परसेंटेज ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, देयर शुड बी डिस्काउंट टू रिफ्लेक्ट। सॉरी, सवाल ये है कि जब भी बैंक लिमिट सेट करती है लिक्विड एसेट पे एज अ परसेंटेज ऑफ देयर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, तो क्या एक डिस्काउंट होना चाहिए, तो वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा, प्राइस वोलेटिलिटी को। सही बात है, प्राइस वोलेटिलिटी हमारे लिक्विड एसेट के मार्केट वैल्यू को अफेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल है कि जो बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन है जिसको हम लोग बीएफएस बोलते हैं, ये जो आरबीआई के द्वारा सेट किया गया था, उसके अंदर कौन कौन थे। बहुत बढ़िया सवाल है, बीएफएस के अंदर कौन कौन थे। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बीएफएस के अंदर हमारे देखिए गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, 3 डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर है हमारा कि इसके अंदर गवर्नर थे, 4 डायरेक्टर थे सेंट्रल बोर्ड के। यस, यही हमारे एक्चुअल कंपोजिशन था इसका। सारफेसी आपको पता होगा, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, 2002 में पास हुआ था। कि किस कारण से पास हुआ था, डीलिंग विद प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी, इंक्रीजिंग ऑप्शन फॉर डीलिंग विद एनपीए, इंप्रूविंग गवर्नेंस इन बैंक और इनहांसिंग क्रेडिट अवेलेबिलिटी। तो दोस्तों ये क्या करता है कि ये हमारे डीलिंग विद एनपीए के ऑप्शन को इंक्रीज करता है। तो सारफेसी एक्ट हेल्प करता है बैंकों की वो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट को रिकवर करे और मैनेज करे। G20 जो है 1999 में फॉर्म हुआ था गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में। कौन किसका इनिशिएटिव था, यूएसए का, यूके का, यूएसए यूके दोनों का, यूएसए यूके फ्रांस का। तो दोस्तों देखिए दोस्तों सही जवाब है इसका यूएसए यूके फ्रांस। ये 3 गवर्नमेंट जो है सिग्निफिकेंट रोल प्ले किए थे G20 के फॉर्मेशन में। अब एक सवाल है कि जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि इन प्लेस इन अ बैंक टू इफेक्टिवली एग्जीक्यूट द लिक्विडिटी स्ट्रेटजी शुड इंक्लूड द ऑनगोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि जो हमारा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है ताकि हम इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर सकें लिक्विडिटी स्ट्रेटजी के, ये हमारा प्रिंसिपल है बीआईएस फ्रेमवर्क का, उसके अंदर ऑनगोइंग इन्वॉल्वमेंट किसका होना चाहिए। तो सही जवाब है इसका मैनेजमेंट ऑफ मेंबर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। तो जो सीनियर मैनेजमेंट होते हैं इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है लिक्विडिटी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगला सवाल है कि जो कोड होता है गुड प्रैक्टिसेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, ये किस इंस्टीट्यूशन के रिकमेंडेशन पे रिकमेंडेड किया गया था, बीआईएस, वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी, आईएमएफ। देखिए बीआईएस सही जवाब है। तो बीआईएस ने रिकमेंड किया था कि हमारा प्रैक्टिस और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए मॉनेटरी और फाइनेंशियल पॉलिसी में। वर्ल्ड बैंक नहीं होगा, ओईसीडी हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी से डील करता है और आईएमएफ भी नहीं होगा। एनबीएफसी एनओएफएससी का फंक्शन क्या है, नाम ही में ही लिखा हुआ है, लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, फैसिलिटेशन ऑफ प्रमोटर ग्रुप्स इन द सेटिंग ऑफ न्यू बैंक। देखिए सही जवाब है इसका कि एनबीएफसी एनओएफएससी का फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। एनओएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। तो ये प्रमोटर को हेल्प करता है कि नया बैंक को सेटअप कर सके। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि मार्च 31 2009 और मार्च 31 2019 के बीच में जो हमारा एनबीएफसी का जो एसेट था वो किस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो हुआ था। तो सही जवाब है इसका हमारा 18.6%। ये हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट था एनबीएफसी के टोटल एसेट का। कितना था, 18.6%। अब देखिए एनबीएफसी एक डी होता है, एनबीएफसी एक एनडी होता है, जिसके अंदर एनडी के अंदर हमारा जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज होते हैं उसको एक्सक्लूड करते हैं। तो जो की मॉनिटरिंग पैरामीटर जो हमें मॉनिटर करना है पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में, वो क्या मॉनिटर करना है, ये सवाल है। एनबीएफसी डी और एनबीएफसी एनडी के लिए जो की मॉनिटरिंग पैरामीटर मॉनिटर करना है पीसीए के अंदर वो क्या होता है, कैपिटल एंड एसेट क्वालिटी रेशियो, एसेट क्वालिटी,
कैपिटल, CRAR। सही जवाब है इसका कैपिटल एडिक्वेसी और एसेट क्वालिटी, ये सभी की मॉनिटरिंग पैरामीटर होते हैं, दोनों को हमें देखना है। करंटली जो CRAR रिक्वायरमेंट होता है NBFC का, वो RWA का कितना परसेंटेज है? तो CRAR रिक्वायरमेंट जो है RWA का हमारा 15% है, याद रखिएगा, इट इज़ 15%। NBFC का जो रेगुलेशन और सुपरविजन का जो फोकस होता है रिजर्व बैंक का, वो क्या है? 2 फोल्ड है, 3 फोल्ड है या 4 फोल्ड है? तो सही जवाब है 3 फोल्ड है। इसके अंदर 3 फोल्ड में क्या क्या आता है वो देख लीजिए, प्रूडेंशियल रेगुलेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और सिस्टमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, ये तीनों चीज़ हमारे 3 फोल्ड कहे जाते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि जो हमारा रेगुलेशन एंड सुपरविजन होता है NBFC का RBI के द्वारा, वो 3 फोल्ड माना जाता है। नंबर ऑफ प्राइमरी डीलर कितने हैं? तो देखिए दोस्तों, पहला कह रहा है कि 30 प्राइमरी डीलर है, जिसमें से 15 जो है बैंक डिपार्टमेंट में और 15 जो स्टैंड अलोन है। देखिए 2 तरह का होता है, कि स्टैंड अलोन वाला भी होता है। तो सही जवाब क्या है इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही जवाब 21 प्राइमरी डीलर है, जिसमें 14 जो है बैंक डिपार्टमेंट है और 7 जो है वो स्टैंड अलोन है। ये डेटा जो है 31 मार्च 2021 का है। जो अंडर राइटिंग कमिटमेंट होता है डेटेड सिक्योरिटी पे सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो डेटेड सिक्योरिटी इशू की जाती है, उस पर जो अंडर राइटिंग कमिटमेंट होता है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? 2, 3, 4 या 5? सही जवाब है 2 पार्ट में। अंडर राइटिंग कमिटमेंट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी ऑक्शन के लिए और दूसरा ओवरऑल कमिटमेंट के लिए। अगला सवाल है कि जो हमारा STM के अंदर इन्वेस्टमेंट क्लासीफाई किया जाता है, उसको कैरी किया जाता है एक्विजिशन कॉस्ट पे, जब तक ये ज़्यादा फेस वैल्यू से ज़्यादा ना हो। इन विच केस द प्रीमियम शुड बी अमोर्टाइज्ड। देखिए सही जवाब है इसका द बुक वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। आई थिंक ऑप्शन A एंड B बोथ आर करेक्ट। ठीक है, जो हमारा एवरेज एसेट पे PD रिटर्न था 2021 में, आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 2021 का डेटा है। PD आर रिक्वायर्ड टू अचीव मिनिमम सक्सेस रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मिनिमम सक्सेस रेशियो का मतलब क्या होता है? बिड एक्सेप्टेड एज द प्रोपोर्शन ऑफ द बिड कमिटमेंट। यानी जो हमारे PDs होते हैं, प्राइमरी डीलर होते हैं, उन्हें मिनिमम सक्सेस रेशियो कितना अचीव करना है, यानी कि इनका जो बिड एक्सेप्ट किया गया एज द प्रोपोर्शन ऑफ बिड कमिटमेंट, वो कितना होना चाहिए? 40% इन प्राइमरी ऑक्शन ऑफ T-bill, 40% इन द प्राइमरी ऑक्शन ऑफ T-bill एंड कैश मैनेजमेंट बिल, 40% ऑफ द कैश मैनेजमेंट बिल एसेस ऑन हाफ ईयरली बेसिस। सही जवाब है इसका 40% इन द प्राइमरी ऑक्शन ऑफ द T-bill एंड कैश मैनेजमेंट बिल एसेस ऑन हाफ ईयरली बेसिस। During the year, the government of India issued dated security with a face value of 13,70,324 crore through auction agent. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेंट्रल बैंकिंग के कंप्लीट MCQ का डिस्कशन। होपफुली आपने इसे एंजॉय किया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, एक लाइक जरूर कीजिएगा, और ताकि ये वीडियो और भी सेंट्रल बैंकिंग एस्पिरेंट तक पहुँचे। और यदि आपको कैप्सूल कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। धन्यवाद।